दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की हालात गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनके शुभचिंतकों का पहुंचना जारी है। दोनों किडनियां खराब बताई जा रही हैं उनकी, और हालात अति गंभीर होती जा रही हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्यपाल मलिक पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में रहे और विभिन्न मीडिया संस्थानों में साक्षात्कार के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मामले में 22 मई 2025 को सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप पत्र दायर किया है। यह मामला किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपयों के सिविल कार्यों के ठेके में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इस मामले को लेकर साल 2024 में सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू में 8 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके बाद से लगातार सत्यपाल मलिक जी घबराए हुए परेशान होकर घूम रहे थे। जम्मू कश्मीर सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने अप्रैल 2022 में मामला दर्ज किया था। उन्होंने दावा किया था कि किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से संबंधित फाइलों के मंजूर करने के लिए 300 करोड़ रुपयों की रिश्वत की पेशकश की। सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों और पैटर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं। सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर बम्पर बमबाजी की थी, यानी शब्दों की बमबाजी। तो आइए जानते हैं कि किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित एक रत्न ऑफ द रिवर पन बिजली प्रोजेक्ट है, और यह प्रोजेक्ट 624 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के जम्मू कश्मीर की बिजली जरूरतों को पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। इस प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर सरकार की 45% और एनएचपीसी की 51% हिस्सेदारी है। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भारत की सबसे महंगी पनबिजली परियोजनाओं में से एक है। तो अब जान लेते हैं कि क्या है भ्रष्टाचार का मामला। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक और पूर्व अधिकारियों एमएस बाबू यानी कि जो सीबी ट्रिपल पीएल के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी हैं उनके, और एमके मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और पेटल इंजीनियरिंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई के अनुसार सीपी ट्रिपल पीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में रिवर्स नीलामी के साथ ई टेंडरिंग के जरिए दोबारा टेंडर करने का फैसला लिया गया था, लेकिन चल रही टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया और 47वीं बोर्ड बैठक के फैसले को 48वीं बोर्ड बैठक में पलट दिया गया। अब यह मामला पूर्व राज्यपाल के गले की फांस बनता जा रहा है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार गर्म है। भाजपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर सत्यपाल मलिक के खिलाफ मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। कोऑपरेट करेंगे। वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है ये। एक्सक्यूज मी सर, मेरे क्लाइंट को हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और हेवी चेस्ट पेन है। वो बात नहीं कर सकते। वकालत छोड़कर डॉक्टर बन गए? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है, आप देखिए ना। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। बंसल साहब जरा देखिए ना क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सर, इनके दाहिने पैर में फुंसी हो गई थी और हाई डायबिटीज की वजह से गैंग्रीन हो गया और फुंसी का फुंसा हो गया, तो डॉक्टर ने कमर में बेहोशी का इंजेक्शन देकर इनकी दाहिनी टांग काट दी है। मेरा पैर। तो वहीं पर सत्यपाल मलिक के समर्थक दुखी और मायूस नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर सत्यपाल मलिक कौन है और उनका राजनीतिक सफर क्या है। 24 जुलाई 1946 को बागपत के जाट परिवार में जन्मे सत्यपाल मलिक की उम्र जब महज 1.5 साल थी, तभी उनके पिता बुद्ध सिंह का देहांत हो गया। सत्यपाल मलिक शुरुआत से ही बगावती तेवर वाले रहे। मेरठ कॉलेज से बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद मलिक छात्र संघ की राजनीति में सियासत करने लगे और फिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। एक के बाद एक अनगिनत सफरनामा उनकी जिंदगी से जुड़ा है। सत्यपाल मलिक का सियासी सफर 1974 में शुरू हुआ। वे चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाले भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और विधायक बन गए। इस चुनाव में उन्हें 42.4% वोट मिले थे और कम्युनिस्ट पार्टी के आचार्य दीपांकर को हराया था। बाद में जब राष्ट्रीय लोकदल बना तो मलिक इसके जनरल सेक्रेटरी बने। साल 1980 में लोकदल ने ही सत्यपाल मलिक को राज्यसभा भेजा।
1984 आते आते उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन यहां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए हुजूर। जब बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम आया और कांग्रेस सरकार घिरी तो मलिक ने पार्टी ही छोड़ दी और 1988 में बीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल में शामिल हो गए। साल 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि इसके बाद उन्हें जीत कभी नसीब नहीं हुई। जब कहीं भी उन्हें जगह नहीं मिल पाई, कहीं भी उन्हें राजनीतिक सफर में कोई पनाह नहीं मिला, तो भाजपा ने उनका कद बढ़ाया। सतपाल मलिक 1996 में दोबारा समाजवादी पार्टी के टिकट पर अलीगढ़ से अपनी किस्मत एक बार आजमाई थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, यानी कि वो हार गए। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बागपत से ही पराजय मिली। हालांकि हार के बावजूद सत्यपाल मलिक का भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ता चला गया। 2012 में पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। 2017 में बिहार का राज्यपाल बनाया गया। साल भर बाद ही 2018 में मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद 2019 में गोवा के राज्यपाल बने। 2020 में मेघालय के राज्यपाल नियुक्त हुए। लेकिन इन सब के बावजूद 2021 की शुरुआत से उन्होंने भाजपा के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर केंद्र सरकार के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार पर विभिन्न परियोजनाओं को लेकर रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर करने शुरू किए। 22 मई 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मामले में सतपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप पत्र दायर किया और यह मामला 2200 करोड़ रुपयों के सिविल कार्यों के ठेके में अनियमितताओं से जुड़ा है। इस मामले को लेकर साल 2024 में सीबीआई ने दिल्ली और जम्मू के 8 स्थानों पर तलाशी भी की। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि सत्यपाल मलिक ने अपना सियासी सफर जैसे ही शुरू किया था, उनके बीच में एक विराम लग गया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक पुशअप दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भाजपा को ही घेरने का प्रयत्न शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को जाटलैंड का एक बड़ा नेता मानना शुरू कर दिया। लेकिन ये तमाम चीजें तब धराशायी हो गई जब उनके साथ कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। अब उनकी हालत बेहद गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। कुछ लोग जो है उनके खिलाफ मीम्स बना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो दुखी। हालांकि ऐसी स्थिति में जो लोग मीम्स बना रहे हैं उनको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और आपने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा करता है उसके कर्म यहीं पर उसको भुगतने होते, चाहे वो कोई सा भी हो। कोई किसी का मीम्स बनाकर अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो उसको भी उसका कर्म यहीं पर भुगतना हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए और इस तरह के तमाम समाचार और वीडियोस पाते रहने के लिए ई रेडियो इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।